सभी को नमस्कार। चलिए, कल हम बात किए थे, जहाँ तक उसके आगे की बात करेंगे। फिलहाल इससे पहले समझ लिया जाए, कल मैंने बात किया था इतिहास के विषय। मैंने बताया था कि इतिहास को 3 कालखंडों में बांटा जाता है। 3 कालखंडों में बांटा जाता है, यानी पहला है पाषाण काल, यानी जिसे अब हम कहते हैं प्रागैतिहासिक काल। क्या कहते हैं? प्राग ऐतिहासिक काल। दूसरा है आदि ऐतिहासिक काल। तीसरा है ऐतिहासिक काल। मैंने कहा था इन 3 कालखंडों में बांटा गया था। इसी को मैंने 3 में कुछ चीज़ें मैंने पढ़ ली थी, और मैंने कहा था इसे जो है इसे भी बांटा गया था। इसका जो है पहला काल है पाषाण काल। और इसी पाषाण काल में मुझे तीन टॉपिक से 4 टॉपिक पढ़नी थी, जिसमें से मैंने पहले टॉपिक की बात कर रहा था पूरा पाषाण काल। परंतु पूरा पाषाण काल के बाद मैंने कुछ बातें की थी, बट इसमें और भी कुछ छूटा हुआ है, उसके बाद हम बात करेंगे। अब जरा देखते हैं कि इतिहास के जो है पहले जनक कौन है, और उसके बाद भारत में इतिहास के लेखक कौन हैं, पहले जनक इतिहास के लेखक कौन हैं, और उसके बाद देखेंगे कि पाषाण काल यानी पूरा पाषाण काल में क्या हुआ था, क्या नहीं हुआ था। इन सबको समझते हुए आगे बढ़ेंगे, तब पहुंच जाएंगे क्या है मध्य पाषाण काल के विषय में। परंतु पहले क्या पूरा पाषाण काल खत्म कर लिया जाए। चलिए शुरू करते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगेगा तो आप लोग लाइक करिएगा, सब्सक्राइब कर जो है हमारे चैनल को आगे बढ़ाने में मदद करिएगा। इससे आपका कुछ जाएगा नहीं और ना ही कुछ होने वाला है। जैसे सबका करते हैं वैसे हमारा भी कर सकते हैं। थैंक यू। आइए बात करते हैं हम इतिहास में मैंने कहा था पूरा पाषाण काल। क्या? पूरा पाषाण काल। हमें इसी को पढ़ना था, पूरा पाषाण काल को। अभी पूरा नहीं हुआ था, परंतु इसको आज पढ़ने से पहले जो कल छूटा हुआ था उस पर बात कर लिया जाए। जैसे मैंने कहा था कि क्या पूरा पाषाण काल के मानवों ने आग की खोज कर ली थी। किसकी? आग की खोज कर ली थी। ये तो सही है कि आग की खोज कर ली थी, परंतु आग के जलाने से परिचय नहीं था, यानी जलाना सीखा नहीं था, यानी जलाना नहीं जानते थे, उससे परिचित नहीं थे। आराम से पढ़ेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। क्या है? परिचित नहीं थे, यानी जानते नहीं थे, परंतु आग की खोज हो गई थी। तो प्रश्न ये उठता है कि ये मानवों ने जब आग जलाना परिचित नहीं थे, परंतु जिस आग की खोज हुई थी वो किससे हुई थी? आग की खोज किससे हुई थी? तो आग की खोज किससे हुई थी? पाषाण से हुई थी। किससे? पाषाण यानी पत्थर से। किससे हुई थी? पत्थर से। बैठ जाओ। आइए बात करते हैं किससे? पाषाण से हुई थी। तो अगर पाषाण से हुई थी तो क्या पाषाण ये वाला आज का जो पत्थर आता है रोड बनाने में, क्या ये काम आया था? नहीं। उस समय क्या था? एक चकमक नामक पत्थर था। कौन सा? चकमक नामक पत्थर। ये चकमक नामक पत्थर जो है इनको मिला, और इन लोगों ने इस चकमक नामक पत्थर से जो है आग की खोज हुई थी, क्योंकि इस चकमक नामक पत्थर से बहुत ज़्यादा आग पकड़ती है, यानी चिंगारी बहुत निकलती है, जिसकी वजह से ये जो है आग की खोज कर दिए थे। रीजन ये जानबूझकर नहीं किए थे कि गए आग को जलाना सीख कर रहे थे। नहीं, शिकार करते हुए पहाड़ की चोटी से चकमक नामक पत्थर गिराया। यहाँ इस चोटी से चकमक नामक पत्थर जानवर के ऊपर गिराया गया, और उसी में से क्या है? आग लग गई। क्या है? आग पकड़ ली। और वही आग क्या है? इसीलिए कहा जाता है कि इसी काल के मानवों ने आग की खोज कर ली थी, क्योंकि चकमक नामक पत्थर में बहुत तेज आग पकड़ती है, और चकमक नामक पत्थर से ही आग की खोज हुई थी। इतनी बातें समझ में आई? चलिए, अच्छा, इतनी तो बातें मैंने किया था कि चकमक नामक पत्थर से आग की खोज हो गई। आग से परिचित नहीं थे, इतनी बातें भी समझ में आ गई होगी। चलिए, इसके बाद की बात करते हैं। हम बात करेंगे पहले कि इतिहास के जनक कौन हैं। क्या? इतिहास के जनक। और भारत में भारतीय इतिहास के जनक, ये पूरे ऑल सबके लिए जनक की बात की जाए, इतिहास के जनक की बात की जाएगी, और ये भारतीय इतिहास के जनक की बात की जा रही है। जरा समझिएगा। इतिहास, भारतीय इतिहासकार जिनका नाम है, जिसे कहा जाता है हेरोडोटस। क्या है? हेरोडोटस।
एक क्या है, हेरोडोटस जो है ईरान के थे। कहाँ के? ईरान, सॉरी ईरान नहीं, हेरोडोटस जो थे ग्रीक, सॉरी जिसे यूनान बोलते हैं, ईरान बोल दिया आप लोगों को, इसके लिए क्षमा चाहूंगा। यूनान, यूनान यानी ग्रीक। कहाँ के? ग्रीक के थे। हेरोडोटस जो ईरानी ग्रीक के थे, ये क्या है, इन्होंने जो है इतिहास के जनक के रूप में इन्हें जाना जाता है, यानी हेरोडोटस को इतिहास के जनक के रूप में जाना जाता है। ये क्या है, इन्होंने इतिहास के विषय में लिखा और इन्होंने भारतीय इतिहास के विषय में भी लिखा, यानी भारतीयों के विषय में भी लिखा, यानी इसीलिए इन्हें कहा जाता है कि इतिहास का जनक। क्योंकि ग्रीक के थे तो ग्रीक के इतिहास को लिखना, यानी उधर के इतिहास को लिखना इनके लिए बड़ी बात नहीं थी, परंतु भारत के इतिहास को लिखा भी इन्होंने, भारतीय इतिहास के विषय में भी बताया। इन्होंने बताया क्या कि इन्होंने कहा कि भारतीय इतिहास यानी भारत के जो भारतीय लोग हैं, ये लोग क्या 114 से 116 पेड़ पौधों यानी आयुर्वेदिक पौधों का इस्तेमाल करते हैं, प्रयोग करते हैं। और भारतीयों के विषय में बताया, पुलिस यानी सैनिकों की कदकाठी, क्या है, सैनिकों की कदकाठी ये बताया। और बताया इनका भारतीयों का खान पान, वेशभूषा इत्यादि जैसी इन्होंने जानकारी अपनी पुस्तक में लिखी। इनकी पुस्तक का नाम क्या है? हिस्टोरिका। क्या है? हेरोडोटस की पुस्तक का नाम है हिस्टोरिका। इनकी पुस्तक का नाम है हिस्टोरिका, यानी हिस्टोरिका प्लांटेनम इनकी पुस्तक का नाम है। इन्होंने इसमें लिखा, इन्होंने बताया कि भारतीय के यानी जो भारतीय लोग हैं, भारत में जो है 114 से 116 वनस्पतियाँ यानी आयुर्वेदिक वनस्पतियाँ पाई जाती हैं। सैनिकों की कदकाठी कैसी होनी चाहिए, उनके वस्त्र कैसे होने चाहिए, भारतीय लोग खाते क्या है, उनका वेशभूषा कैसा होता है, ये सब अपनी हिस्टोरिका प्लांटेनम नामक जैसे पुस्तक में इन्होंने लिख दिया। और इन्होंने बताया कि इतिहास ऐसी होती है। इन्होंने, हाँ एक बात और भी बता दूं आप लोगों को, हेरोडोटस ना कभी भारत आए थे और ना इन्हें कोई भारतीय भाषा का ज्ञान था। इन्होंने अपनी पुस्तक को ग्रीक भाषा में लिखा था। कौन सी? ग्रीक भाषा में लिखा था। इनकी जो हिस्टोरिका नामक पुस्तक लिखी गई थी, इन्होंने लिखा था, ये ग्रीक भाषा में लिखा था। किसमें? ग्रीक भाषा में लिखा था। इतना तो समझ ही गए होंगे कि जो हेरोडोटस जो है क्या है, इतिहास के जनक माने जाते हैं। और ये यूनान और ग्रीक के थे, यानी यूनान यानी ग्रीक के थे। और इन्होंने भारतीय इतिहास के यानी भारतीयों के विषय में इन्होंने बताया कि भारत के लोग क्या है 114 से 116 आयुर्वेदिक पौधों का इस्तेमाल करते हैं। और यहाँ के सैनिक क्या है, इनकी कदकाठी क्या है, इनकी क्या वस्त्र कैसे पहनते हैं। इसके बाद भारतीयों के खान पान के विषय में भी बताया, वेशभूषा बताया, और कहा कि यहाँ लोग रहते कैसे और क्या इनका कल्चर है। इसके बाद जरा समझिएगा, इन्होंने हिस्टोरिका प्लांटेनम जो ग्रीक भाषा में लिखा है, ये कभी भारत नहीं आए थे, और इन्हें ना ही भारतीय भाषा का ज्ञान था। बट ये क्या है, जो हमारे यहाँ व्यापारी हुआ करते थे, उन्हीं से ये पूछ कर भारतीयों के विषय में जानकारी इकट्ठा की और इन्होंने इतिहास को लिख दिया। क्या किया? इतिहास को लिख दिया। इतनी बातें तो समझ में आ गई होगी। जरा समझिएगा, हेरोडोटस की जो पुस्तक लिखी गई थी हिस्टोरिका, ये लगभग 6000 ईसा पूर्व में लिखी गई। कब लिखी गई? 6000 ईसा पूर्व या 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में लिखी गई। ये पुस्तक इसी समय लिखी गई। और तब ये समझिए, आज के अगर समय से जोड़ा जाए 6000 या 2000, ये लगभग 9000 कुछ है जो है 9000 साल पहले ये लगभग लिखी गई, 9 से 10,000 साल पहले लिखी गई। इतनी बातें तो सबको समझ में आ गई होगी। अब इसके बाद बात करें, मैं कह रहा था कि अब ये जो आपको ऊपर वाला तो समझ में आ गया, कल्हण वाला, सॉरी हेरोडोटस वाला। अब बात करते हैं कल्हण की। आइए, किसकी? कल्हण की। कल्हण को भारतीय इतिहास के जनक के रूप में जाना जाता है। यानी भारतीय इतिहासकार कौन थे? कल्हण। भारतीय इतिहासकार के रूप में कल्हण को जाना जाता है। इन्होंने भारतीय
इतिहास को लिखा, ये कहाँ के थे? कश्मीर के थे। कहाँ के थे? कश्मीर के थे। कश्मीर में राजा जयचंद, समझिएगा, कश्मीर में एक राजा थे, उन्हीं के यहाँ ये निवास करते थे। अभी नाम बताता हूँ। उसके बाद ये क्या किए, इन्होंने अपनी पुस्तक बनाई, लिखी, और इन्होंने ये कहा, जरा इनके विषय में समझिएगा। इन्होंने अपनी पुस्तक में कहा कि इतिहास लिखने वाला वही होता है, या लेखन का कार्य वही करता है, करने का काम वही करेगा, जो स्वतंत्र रूप से किसी के दबाव में अपने पेन को ना चलाए। स्वतंत्र रूप से कुछ भी जो लिखना चाहे, जो सही है वही लिखे, उस पर किसी प्रकार का जोर दबाव ना हो। अगर किसी राजा या किसी मंत्री के दबाव में ये कोई कार्य लिख रहा है, या उसकी बड़ाई लिख रहा है, या उसकी प्रशंसा लिख रहा है, यानी प्रशंसा, तो उसे अपने लेखन का कार्य बंद कर देना चाहिए, अपनी कलम को नीचे रख देनी चाहिए और स्वतंत्र रूप से छोड़ देना चाहिए। क्योंकि अगर किसी के दबाव में लिखा जाएगा तो उसमें क्या है, सिर्फ अच्छाई ही लिखी जाएगी या तो बुराई ही लिखी जाएगी, दोनों जानकारियां नहीं। इससे क्या है, अधूरापन जानकारी हो जाएगी। इसीलिए कल्हड़ ने अपनी पुस्तक में लिख रखा है कि ऐसी काम नहीं होनी चाहिए। आइए बात करते हैं फिर से कल्हड़ के विषय में। आइए, कल्हड़ की पुस्तक का नाम है राजतरंगिणी। अभी देखते हैं राजतरंगिणी, इनकी पुस्तक का नाम है राजतरंगिणी। इन्होंने, इनकी पुस्तक में 6000 श्लोक हैं। कितने? 6000 श्लोक हैं। और इसे लगभग इन्होंने 1148 ईस्वी में इसकी रचना की, लगभग 12वीं शताब्दी। 12वीं शताब्दी में इन्होंने इस पुस्तक की रचना की। ठीक है। और इन्हें ध्यान रखिएगा, ये कल्हड़ ने अपनी पुस्तक में राजा जय सिंह का इतिहास, कश्मीर का इतिहास और कश्मीर के लोहार वंश, चलिए लिख देता हूं लोहार वंश, कश्मीर के लोहार वंश की जानकारी, और हमारे उत्तर भारत के कुछ राजा, जैसे मौर्य वंश, क्या है, मौर्य वंश। इसके अलावा ठीक, क्या है, मौर्य वंश। इसके अलावा इन्होंने क्या काम किया, इन्होंने ये भी कहा कल्हड़ ने कि जो मैं लिख रहा हूं और जो भी लिखा हूं उसमें किसी प्रकार का किसी के साथ हस्तक्षेप नहीं है, यानी ये स्वतंत्र रूप से काम किए थे, किसी प्रकार का किसी का जोर दबाव नहीं है। इन्होंने बताया, मौर्य वंश के शासकों के विषय में भी बताया कि उत्तर भारत में मौर्य वंश के शासकों ने कैसे शासन किया, और उन्होंने ये भी बताया कि कश्मीर के लोहार वंश के जो शासक थे उनका कैसा जो है इतिहास रहा है, और राजा जय सिंह के विषय में भी इन्होंने ये बातें लिखी। इसीलिए इन्हें कहा जाता है कि कल्हड़ को कहा जाता है भारतीय इतिहास के जनक के रूप में जाना जाता है। इनकी पुस्तक का नाम है राजतरंगिणी। बातें समझ में आई? हमें जहाँ उम्मीद है, लगता है कि आप सबको समझ आ गया होगा। इसके बाद जरा बात करें, इसको रब करते हुए बात करते हैं अगली टॉपिक पर। ये बातें दोनों समझ में आ गई होगी। आइए बात करते हैं, अभी कुछ बहुत सारी बातें बाकी हैं। मैंने बात किया था पाषाण काल के जनक के रूप में। पाषाण काल के जनक कौन थे? रॉबर्ट ब्रूस फुट। कौन थे? पाषाण काल के जनक। या पूर्व पाषाण काल के जनक। क्या है? पहले काल की बात है। मैंने बात किया था पाषाण काल के जनक, यानी पूर्व पाषाण काल, पूरा पाषाण काल, पूरा पाषाण काल के जनक किसे कहा जाता है? रॉबर्ट ब्रूस फुट। रॉबर्ट
रॉबर्ट ब्रूस फुट। जरा समझिएगा रॉबर्ट ब्रूस फुट क्या है। ये क्या है, इन्होंने इस पाषाण काल की खोज की। क्या की? इस पाषाण काल के जनक के रूप में जाने जाते हैं इनके, यानी इस काल की इन्होंने खोज की। कौन? पूरा पाषाण काल या पाषाण काल की इन्होंने खोज की। इन्होंने पूरा पाषाण काल में जब खोजा तो इन्होंने कैसे पता चला कि पाषाण काल है? इन्होंने, आपने सुना होगा कोर्ट तलयार, कोर्ट तलयार, कोर्ट तलयार नामक घाटी। क्या है? नामक घाटी। इसी स्थान पर ये गए और वहीं पर इन्होंने पाषाण के कुछ उपकरण ले आए। क्या ले आए? उपकरण ले आए कोर्ट तलयार नामक घाटी से। ये कोर्ट तलयार नामक घाटी पड़ती कहाँ है? ये पड़ती है मद्रास में। कहाँ पर? मद्रास में। मद्रास। अब मद्रास का वह स्थान का कौन सा कहलाता है? पल्लवरम। कौन? पल्लवरम। इन पल्लवरम नामक स्थान पर ये गए। वो जो पल्लवरम नामक स्थान है मद्रास में है, और वो जो उसका और डिटेल का स्थान है जो घाटी थी पल्लवरम में, उसका नाम था कोर्ट तलयार नामक घाटी थी। उसी घाटी के अंदर ये गए, यानी पहाड़ी की खाई, इन दो पहाड़ों के बीच के जो हिस्सा होता है इसे कहा जाता है खाई। क्या कहा जाता है? खाई। तो इसीलिए लिखा है यानी घाटी या खाई, कोर्ट तलयार नामक घाटी। जब इसी घाटी में गए तो इन्होंने एक हस्त कुठार लाया। क्या लाया? हस्त कुठार यानी कुल्हाड़ी। हस्त कुठार यानी कुल्हाड़ी। क्या लाया? कुल्हाड़ी। जो भी हो समझिएगा, हस्त कुल्हाड़ी, कुठार लिख दिया हूं, हस्त कुल्हाड़ी इन्होंने लाया। चलिए ऐसे ही रहने दीजिए। हस्त कुल्हाड़ी इन्होंने लाया। हस्त कुल्हाड़ी उठाने के बाद इन्होंने देखा कि ये क्या है? पत्थर का है। पत्थर का एक ये समझिएगा हथौड़े की तरह हस्त कुठार का थोड़ा और टंगारी जैसी होती है, आप समझिएगा। एक बड़ा छोटा हो गया भाई, ऐसे, और इसी में लगी थी डंडी। ऐसे इन्होंने एक उपकरण लाए और इससे इन्होंने कहा ये हस्त कुठार है, या तो फिर ऐसे थी, बना दे रहा हूं दो। ऐसे। अब समझिएगा, ये दो चित्र समझिएगा। ये क्या है? हम जिसे हथौड़ा बोलते हैं इसे कुल्हाड़ी बोलते हैं, टंगारी जिसे हिंदी में समझते हैं। ये क्या है? हस्त कुठार लाए, और यही हस्त कुठार क्या है? क्या है? लाने के बाद बताया गया कि ये पाषाण काल का है, यानी किसका? पूरा पाषाण काल का है। क्या है? पूरा पाषाण काल का है। इसीलिए इन्हें कहा जाता है पूरा पाषाण काल के जनक के रूप में रॉबर्ट ब्रूस फुट को जाना जाता है। और इन्होंने ये जो एक कुठार लाया था, टंगारी या कुल्हाड़ी लाई थी, ये कौन से पत्थर का था? ये क्वार्टजाइट नामक पत्थर का था। क्वार्टजाइट। ये क्वार्टजाइट नामक पत्थर था। मैं लिख दे रहा हूं पत्थर। क्वार्टजाइट नामक पत्थर था। इन्होंने ये पत्थर उठाकर इन्होंने बताया कि ये चीज है हस्त कुठार, यानी ये पाषाण काल का है, यानी पूरा पाषाण काल का है ये हस्त कुठार। और वो पत्थर कौन सा था? क्वार्टजाइट। जरा ध्यान, दो बातें ध्यान रखिएगा। आग की खोज किससे हुई थी? चकमक नामक पत्थर से। किससे? चकमक नामक पत्थर से। और जो कुल्हाड़ी मिली थी वो कौन था? क्वार्टजाइट नामक पत्थर था। इतनी बातें, दो बातें तो आपको समझ में आ गई होंगी। आइए इसके बाद बात करें, जरा देखिएगा। इतनी बातें अगर आप लोग को समझ में आ गई हो तो देखते रहिएगा आप लोग भी। जरा समझिए ये कब हुआ था? ये तो कभी अभी जिक्र नहीं हुआ। ये इन्होंने 1863 ईस्वी में, कितने में? 1863 ईस्वी में, 1863 ईस्वी में ये सब की जानकारी दी, यानी जानकारी प्राप्त कर दी, यानी जानकारी दी।
1863 ईस्वी में इस कोट तलयार नामक घाटी की इन्होंने जानकारी दी, यानी खोज कर दी। और उस समय क्वार्टजाइट नामक पत्थर लाया और बताया कि ये देखिए हथौड़ी बनी है पत्थर की, यानी कुल्हाड़ी बनी है। आप इसीलिए इसे हस्त कुठार के नाम से भी जाना जाता है। और एक क्या ये कोट तलयार कहाँ पड़ता है? पल्लवरम नामक स्थान पर पड़ता है। पल्लवरम का है किस राज्य में? मद्रास, यानी हमारे यहाँ जो मद्रास के निकट पड़ता है, तमिलनाडु वाले क्षेत्र में। इतनी बातें तो समझ में आ गई। अब जरा बात करेंगे भैया पाषाण काल की, थोड़ी सी बात और कुछ रह गई है। मैंने कहा था पाषाण काल के 3 और खंड होते हैं पूरा पाषाण काल के। तो क्या था? निम्न वाला, फिर उसके बाद निम्न का मध्य था, और उसके बाद निम्न का उच्च था। मैंने कहा था इस काल का मानव जो है कहाँ पर रहता था? पेड़ों के नीचे, पेड़ों के नीचे। इस काल का मानव गुफा में, और इस काल का मानव तंबू में। किसमें? तंबू में। मैंने बात की थी अगर ये मानव जो पेड़ के नीचे रह रहा है तो इसका जीवन कैसा होगा? बहुत ज्यादा बर्बर होगा। जानवरों से लड़ने की क्षमता अधिक होगी, जानवरों से लड़ने की क्षमता अधिक होगी, यानी ये बलशाली भी होंगे। क्या होंगे? ताकतवर होंगे, ताकतवर होंगे। इतनी बातें समझ में आई। इस काल का मानव क्या है? गुफा में रहना प्रारंभ करेगा। जरा समझिएगा, जो निम्न का मध्यकाल है इसमें क्या करेगा मानव? गुफा में रहना प्रारंभ करेगा। अगर गुफा में रहेगा, जरा समझिएगा, गुफा में रहेगा तो जानवरों से बचने के लिए गुफा की जो दरवाजा होता है उस पर कुछ ना कुछ तो लगा देगा। यानी इन्हें अपने बचाव के लिए जानकारी मिली, यानी अपने बचाव के पक्ष में इन्होंने काम किया कि गुफे के दरवाजे को ब्लॉक करना सीखा, यानी बंद करना सीखा। क्या किया? बंद करना सीखा। ठंड में बचने के लिए क्या गुफे में चले गए तो हवा नहीं जाएगी। इतनी बातें इनमें आ गई। इसके बाद मैंने कहा तंबू बनाकर। क्या? तंबू बनाकर। अब जो मनुष्य तंबू बना लेगा, जो मानव तंबू बना लेगा, अब उसकी टेक्नोलॉजी इन सब से तो बेहतर होगी। तंबू बनाया, तंबू बनाने के बाद चारों तरफ घेराबंदी करेगा जरूर। क्या करेगा? घेराबंदी। इस काल का मानव क्या किया? तंबू बनाने के बाद अपने आसपास के कुछ दूर तक के क्षेत्रों को घेराबंदी कर दिया। यानी क्या है? जो लकड़ी है उस लकड़ी के आसपास, जैसे मान लो इसने यहाँ तंबू लगाया, इसके इस वाले क्षेत्र पर चारों तरफ क्या है? इसने क्या लगा दिया? घेराबंदी कर दिया। यानी अपने बचाव के लिए कि बाहरी जानवर इसमें ना आ जाए, आप आए खूंखार जानवर ना आ सके, इसलिए इसने तंबू बना दिया। क्या लगा दिया? तंबू लगा दिया। इतनी बातें समझ में आ गई। और ऐसा नहीं कि ये गुफा से बाहर आ गए थे पूरे लोग, नहीं, कुछ लोग ही तंबू बनाना प्रारंभ किए थे। अभी क्या है, लोग गुफाओं में ही रहना पसंद करते थे। तो तंबू का जमाना आ गया था, समय आ गया था, कुछ लोग बदल रहे थे, बाकी लोग गुफाओं में, क्योंकि गुफा चारों तरफ से बंद रहता था, एक ही तरफ से खुला रहता था, बस एक ही तरफ से खतरा रहता था, बाकी तरफ से नहीं। तंबू में क्या है, अगर कोई बड़े जानवर आ जाए तो तंबू को ही तबाह कर देते, तो थोड़ा डर इसमें था, इसमें डर नहीं था। इतनी बातें समझ में आई। चलिए इसके आगे की बात करा जाए। अब हम बात करेंगे यानी पाषाण काल। आइए एक बार फिर से पाषाण काल के हम पूरा पाषाण काल को फिर से देखते हैं। ये सब रख कर दिया हम, क्या है पूरा पाषाण काल। पूरा पाषाण काल, जरा आप लोग समझिएगा पूरा पाषाण काल। आइए बात करें पूरा पाषाण काल। ज़्यादा नहीं, एक आखिरी टॉपिक बचा होगा। मैंने कहा था आग, सबसे बड़ी उपलब्धि क्या थी इनकी? आग। क्या थी? आग की खोज, परंतु परिचित नहीं था, इतना समझिएगा। दूसरी बात मैंने कहा था आग की खोज किया, क्या रहता था? बर्बर था। बर्बर यानी असभ्य, असभ्य था। जीवन कैसा था? खाना बदोश,
समझ के चलिएगा। अब खानाबदोश, इसके अलावा इनका जीवन क्या था? खानाबदोश के अलावा, हाँ क्या, हाँ बताओ। खानाबदोश के अलावा शिकार पर निर्भर था। क्या था? शिकार पर निर्भर था। इसके अलावा इनका परिचय किससे था? पाषाण से, यानी बड़े पत्थर से, बड़े पाषाण से। इसके अलावा इस काल के मानव को क्या कहा जाता था? आदि मानव। इन लोगों ने इतना काम किया, परंतु क्या इतने से काम चल जाता? नहीं, क्योंकि दिन के दिन क्या थे? जानवर कम होते जा रहे थे। क्या है? जानवरों की संख्या कम होती जा रही थी। क्या? कम होती जा रही थी, जानवर कम होते जा रहे थे। अब अगर जानवर कम हो देंगे तो क्या होगी? शिकार करने में कठिनाई हो जाएगी। अब ऊपर की पहाड़ की चोटी से बड़े बड़े पत्थर गिराने पे दिक्कतें आने लगी कि कम जानवर हैं, झुंड में कम आ रहे हैं, तो पत्थर गिराओगे तो जानवर मरेंगे नहीं, बच जाएंगे। अब इनको बदलना था, तो इन क्या कहा है? अब इनके समय में क्या है? जानवरों की संख्या धीरे धीरे घट रही थी, पूरी नहीं, मध्यकाल में ज़्यादा घट जाएगी। तो अब क्या है? जानवरों का क्या है, जो है घनत्व तो कम होने लगा, अब ये घटने लगे जानवर। तो इन लोगों ने कहा नहीं, अब इसमें क्या है, अपनी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जाए। तो इन्हें पता चला कि अब कम जानवर हैं, उन्हें दौड़ा कर ही मारा जा सकता है या उन्हें खेद कर मारा जा सकता है। तो इन लोगों ने थोड़े से अपने पत्थर को, जो बहुत बड़ा हुआ करता था, बड़े बड़े, उन्हें छोटा किया। उसके बाद छोटे लेकर और कुछ चीज़ें नुकीली भी बनाना प्रारंभ कर दिया था, परंतु हम उसे अभी नहीं, अब इसे पढ़ेंगे मध्यकाल में। क्या पढ़ेंगे? मध्यकाल में, यानी इसका उत्तर वाला काल और इसका पूर्व वाला काल, इन दोनों के बीच का ये जो काल रहा है, इसे हम यहाँ पर पढ़ लेंगे। तो इतनी बातें आप लोग को समझ में आ गई होगी। तो हम बात करेंगे किसमें? मध्य पाषाण काल। जरा इतना बातें याद आ गई होंगी आप लोगों को, रिकॉल करा दिया। आइए अब बात करते हैं मध्य पाषाण काल की। क्या है? मध्य पाषाण काल। अब मैंने कहा ये मानव क्या गुफा में आ गया था, तंबू बना भी सकता था, सब कुछ कर सकता था इससे पिछले के मानव। तो ये मानव जब इस तरह से करेगा तो इनका क्या होगा? बसाव होगा। क्या होगा? मानव बसेगा, अगर एक जगह रहना सीखा तो उनका बसाव हो गया। अगर बसाव होगा तो इनके अंदर क्या है? कुछ तो दया भावना होगी। तो इन लोगों ने अंत्येष्टि प्रारंभ की। क्या की? अंत्येष्टि प्रारंभ कर दी। इसके अलावा कोई बताए? 16 संस्कार, इसी में आता है 16 संस्कार, यानी संस्कार। मैं 16 नहीं लिखता हूं, केवल संस्कार बताता हूं। ये संस्कार का हिस्सा है। इसके बाद बात करें, अगर मानव बसेगा तो पालन होगा, यानी पशुपालन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? पशुपालन। भाई मानव एक जगह रहेगा, कुछ खाएगा तो कुछ बचेगा, जानवर भी खाएगा, तो पशुपालन हुआ। मानवों ने सबसे पहले क्या पाला होगा? कुत्ता। क्या? कुत्ता। पशुपालन में मानवों ने सबसे पहले कुत्ते पाले। कुत्ते पाले नहीं जाते। कुत्ता एक ऐसा प्राणी है, यानी एक ऐसा जीव है जो मानवों के साथ जल्द से जल्द अपने जो है संबंध स्थापित कर लेता है, यानी समन्वय को स्थापित कर लेता है, उनसे घुल मिल जाता है। इसीलिए कहा जाता है कि कुत्ता ही सबसे पहला पालतू जानवर बना होगा। उसके बाद गाय, भैंस, हाथी, घोड़ा जो भी पालतू बनाए गए हों वो सब बनाए गए होंगे। परंतु इस काल का मानव सबसे पहले क्या किया था? कुत्ते को पाला, यानी पाला था। हाँ, जरा एक बात और कहें, मध्य पाषाण काल के जनक के रूप में मैं लिख देता हूं हिंदी में, C.L. कार्लाइल।
इन्होंने इस काल की खोज की और इस काल के जनक के रूप में इन्हें जाना जाता है। क्या किया जाता है? जाना जाता है। जरा समझिएगा। और इन लोगों ने क्या किया भाई, जब इतना काम कर लेंगे, पशुपालन भी हो जाएगा, संस्कार करने लगेंगे, तो जरा समझिएगा, अगर ये अंत्येष्टि कार्यक्रम प्रारंभ किए तो इनमें क्या है? मानव कंकाल, मानव कंकाल पाया जाएगा। हाँ, पाया तो जाएगा, बहुत कम मात्रा में। क्या है? कम मात्रा में, यानी शुरुआती दौर है। इस काल का मानव क्या है? अब अंत्येष्टि करना प्रारंभ करेगा, यानी अंत्येष्टि यानी मरने के बाद उनका दाह संस्कार। क्या? दाह संस्कार। ये मरने के बाद 16वां संस्कार होता है। 16वें नंबर का मनुष्य के मरने के बाद क्या है? अंत्येष्टि किया जाता है, यानी दाह संस्कार किया जाता है। तो कुछ लोगों को क्या है? जला दिया जाता है, तो कुछ लोगों को दफना दिया जाता है। जो लोग दफनाए गए थे उन्हीं में कुछ लोगों का कम कंकाल पाया गया, परंतु आगे चलकर क्या होगा? आगे चलकर ये क्या है? अधिक से अधिक कंकाल पाए जाएंगे। यानी कौन से काल में? नवपाषाण काल में। किसमें? नवपाषाण काल में अधिक से अधिक कंकाल पाए जाएंगे। यानी इस काल का मानव क्या किया? कुत्ता पाला, पशुपालन किया, 16 संस्कार यानी संस्कार किया, अंत्येष्टि प्रारंभ किया, और इनका जीवन क्या रहा? बसाव रहा। और इनका उपकरण क्या था? छोटा था। क्या था? छोटा था। इसीलिए इसे माइक्रोलिथिक कहा जाता है। क्या कहा जाता है? माइक्रोलिथिक कहा जाता है। क्योंकि औजार छोटे थे तो इसलिए इन्हें माइक्रोलिथिक कहा जाता है। बताओ क्या कर रहे हो? हाँ, अरे भाई ये बसाव है। बसाव यानी इनका घर, एक जगह ठहरना। मैं लिख देता हूं, एक जगह ठहरना, यानी एक निवास स्थान बना लिया जहां पर ये लोग रहते थे। इसी को कहा जाता है बसाव। आपका जैसे गांव है, आप बसे हैं, इलाहाबाद क्या एक बसाव क्षेत्र है, यानी लोग इकट्ठा रहने लगे, ज्यादा से ज्यादा लोग, और एक क्या है? घर बना लिए। क्या बना लिए? घर बना लिए। इस तरह की घटना इसमें मध्य पाषाण काल में देखी गई। हाँ, सबसे पहली चीज पूछी जाती है, मध्य पाषाण काल के लोग क्या करना प्रारंभ किए थे? अंत्येष्टि।